पार्टी का दिवालियापन है। हमारे यहाँ सामूहिक निर्णय होते हैं। केजरीवाल जी से आप ये भी उम्मीद कर लीजिए कि वो कल आके ये कह दें कि भाजपा मुझे फंडिंग कर रही है, वो भी कह सकते हैं। मदद को वोट की राजनीति कैसे करें, ये आतिशी जी से और केजरीवाल जी से हम सीख सकते हैं। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं स्टेट मेरा हिंदी। मैं हूं आपके साथ कृतिका सिंह। इस वक्त हम मौजूद है लक्ष्मीनगर विधानसभा क्षेत्र, जहां से मौजूदा विधायक है बीजेपी के अभय वर्मा। हालांकि आम आदमी पार्टी ने भी पुरजोर तैयारी कर ली है, बीबी त्यागी को चुनावी मैदान में उतारा है। लेकिन बीजेपी की बात की जाए तो अभी तक उनकी एक भी लिस्ट सामने नहीं आई है। लेकिन उम्मीद यही है कि मौजूदा विधायक को ही टिकट बीजेपी दे सकती है। आइए सीधा इन्हीं से जान लेते हैं कि लक्ष्मीनगर विधानसभा क्षेत्र के क्या कुछ मुद्दे हैं और किस तरीके का चुनावी कैंपेन इस वक्त जारी है। सर, बहुत स्वागत है आपका स्टेट में। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर, सबसे पहला सवाल तो यही है, क्योंकि लक्ष्मीनगर विधानसभा क्षेत्र की बात की जाए तो हर चुनाव में जनता जो है एक नए चेहरे को मौका देती है। इस बार का चुनाव इसलिए कड़ा हो जाता है क्योंकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की तरफ से तैयारियां पुरजोर तरीके से जारी है। तो क्या कुछ इस बार के चुनावी मुद्दे हैं? देखिए, यहाँ पे मुद्दा दो है, बहुत भयंकर मुद्दा है। एक ट्रैफिक कंजेशन का मुद्दा है, दूसरा पार्किंग का मुद्दा है। अगर मुझसे पूछा जाए तो ये दोनों समस्याओं के लिए मैंने पिछले 5 साल में भी काम किया है, लेकिन अभी काम का परिणाम नहीं मिला। मल्टी लेवल पार्किंग बनाने के लिए हमने 3 जगह सेलेक्ट किए, और वो है ललिता पार्क, एक गुरुद्वारे के पास पार्किंग है एमसीडी का वहाँ, एक कार बाज़ार पे और एक गणेश चौक पे। ऐसे 3 जगहों का सर्वे कराया, उसका जियो मैपिंग कराया, उसके सारे जो प्रॉब्लम्स थे उसको दूर कराने के बाद डीडीए, एमसीडी और दिल्ली सरकार के बीच समन्वय नहीं बन पाया, और उसमें डीडीए और एमसीडी के बीच प्रॉफिट शेयरिंग का भी इशू था। तो इन सब कारणों से वो मामला रह गया, और मुझे इस क्षेत्र, ये बहुत ही डेंस पॉपुलेटेड एरिया है, तो यहाँ पे मल्टी लेवल पार्किंग और साथ में ट्रैफिक कंजेशन के लिए हमने दिल्ली ट्रैफिक पुलिस से बात की है। और मैं ये चाहता हूँ कि हमारा जो ये 3 रेड लाइट है, एक मदर डेयरी के तरफ जाने के लिए लक्ष्मीनगर मेट्रो स्टेशन से पहले, एक विजय चौक के पास आने के लिए एक छोटी लाइट है, और फिर एक निर्माण बिहार मेट्रो स्टेशन के पास बड़ी लाइट है। मैं ये तीनों लाइटों को समाप्त करना चाहता हूँ। और यू टर्न के लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस से बात हुई है, उन्होंने लगभग सहमति दे दी है कि जो भी चालक हैं वो यू टर्न लेके आएंगे, और लाइट फ्री जिस दिन ये रोड हो जाएगा तो ट्रैफिक कंजेशन भी समाप्त होगा। तो इन दोनों विषयों पे बहुत लंबी चर्चा किया हूँ मैं, लेकिन अभी इसको कार्य रूप नहीं मिल पाया है। तो अगर मुझसे पूछा जाए कि लक्ष्मीनगर क्षेत्र की समस्याओं का क्या पिटारा है, तो ये 2 इशू सबसे प्रमुख है। सर, 2020 में आपने ऐसे वक्त में जीत हासिल की थी जब अरविंद केजरीवाल की लहर थी। हालांकि अभी बीबी त्यागी को उतारा गया चुनावी मैदान में। नितिन त्यागी जो कि आपसे हार गए थे, वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं। तो क्या अलग अलग पार्टियों से जो नेताओं के आने का सिलसिला बीजेपी में शुरू हो गया? क्या इस वजह से लिस्ट जारी नहीं हो पा रही कि किसे टिकट दिया जाए, किसे नहीं किया जाए, मतलब कोई नाराज भी ना हो और ऐलान भी कर दिया जाए? देखिए, मैं आपको सबसे पहले तो आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी के बारे में बताऊं। नंबर 1, आम आदमी पार्टी का दिवालियापन है कि इतने बड़े दम भरने वाली पार्टी कि हम हर पार्टी से अलग हैं, हमारी अलग व्यवस्था है, आज तक एक प्रत्याशी भी नहीं तैयार कर पाए। उनके पास एक भी कार्यकर्ता नहीं था जिनको वो लड़ा सके। तो उन्होंने हमारे यहाँ से जो रिजेक्टेड है, जो हमारे यहाँ चुनाव लड़ा और हार गया, जो उम्र की दहलीज पे आ गए कि अब राजनीतिक रूप से उनको ज़्यादा प्रश्रय नहीं मिलने वाला, ऐसे व्यक्ति को वो ला के मेरे सामने खड़ा कर रहे हैं। तो इससे आप समझ सकते हैं कि लक्ष्मीनगर में आम आदमी पार्टी की क्या स्थिति है। उनके कार्यकर्ता रो रहे हैं। बेसिकली वो ये कह रहे हैं कि हमारी ये स्थिति हो गई कि हमारे पास एक आदमी नहीं था जिसको हम खड़ा कर पाए। तो कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल जी इस क्षेत्र से हारे हुए अपने आप को समझ रहे थे, इसीलिए इन्होंने बीजेपी के एक, मैं कहूँ रिजेक्टेड, क्योंकि उनको 2015 में पार्टी ने टिकट दिया था
और वो हार गए थे चुनाव। फिर 2020 में पार्टी ने मुझे टिकट दिया, मैं जीत गया, तो निश्चित रूप से उनको लगता था कि यहाँ हमारे पास स्पेस नहीं है, तो वो स्पेस उन्होंने जाके आम आदमी पार्टी में ढूंढा है। यहाँ की जनता बहुत नाराज़ है, क्योंकि यहाँ की जनता उनको 2 बार निगम पार्षद बनाई थी। भारतीय जनता पार्टी के जो वोटर हैं, कैडर हैं, उनके अंदर बड़ा रोष है इस बात को लेकर कि इतना अधिक अपॉर्चुनिस्ट नहीं होना चाहिए। खैर चलिए, मैं उनके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहता। जो दूसरा प्रश्न है आपका कि दिल्ली बीजेपी या भारतीय जनता पार्टी केंद्र टिकट क्यों नहीं घोषित कर रही है, तो देखिए, हमारी पार्टी व्यक्तिवादी पार्टी नहीं है। हमारे पार्टी में कोई एक व्यक्ति निर्णय नहीं लेता। आम आदमी पार्टी में अरविंद केजरीवाल जी जो तय करते हैं वही होगा। उन्होंने 70 नाम घोषित कर दिए, उसके बाद भी 2 बदल दिए। कांग्रेस में गांधी परिवार जो तय करेगी वही होगा। हमारे यहाँ सामूहिक निर्णय होते हैं। हमारे यहाँ निचले स्तर से रायशुमारी कराई जाती है। हमारे जो शक्ति केंद्र प्रमुख हैं, जो 3-4 बूथ के इंचार्ज होते हैं, उनसे रायशुमारी की गई, फिर मंडल से की गई, फिर जिले से की गई, फिर प्रदेश से की गई। एक बहुत बड़ा प्रक्रिया है जो हमारी पार्टी बार बार कहती है कि पार्टी के अंदर भी लोकतंत्र होना चाहिए। उसका सबसे अच्छा उदाहरण है कि हर व्यक्ति से पूछ के और फिर शीर्ष नेतृत्व एक सामूहिक निर्णय लेता है, कोई एक व्यक्ति नहीं लेता निर्णय। इसमें कोई गुरेज नहीं है कि मोदी जी हमारे सर्वमान्य नेता हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष के आदेश पे पार्टी चलती है, लेकिन निर्णय जब पार्टी का होता है तो इसमें बहुत सारे एस्पेक्ट्स को देखे जाते हैं। जीतने लायक कौन है, जातीय समीकरण क्या है, अभी वहाँ के मुद्दे क्या हैं, जिस व्यक्ति को हम टिकट दे रहे हैं वो अनुभवी है कि नहीं, अगर वो जीत के आता है तो क्षेत्र की सेवा कर पाएगा या नहीं। बहुत सारे आयामों को देखने के बाद निर्णय होता है। इसलिए ऐसा लग रहा है कि पार्टी टिकट नहीं घोषित कर रही। मतलब जल्दबाजी पार्टी में नहीं है, हर पहलुओं को देखते हुए टिकट का वितरण किया जाएगा। हालांकि अब अरविंद केजरीवाल की तरफ से, आम आदमी पार्टी की तरफ से ये आरोप लगाया जा रहा है कि देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है कांग्रेस को फंडिंग कर रही है। संदीप दीक्षित का उन्होंने जिक्र किया कि वो चुनाव अगर लड़ रहे हैं तो पूरा पैसा बीजेपी की तरफ से आ रहा है। अब देखिए, अरविंद केजरीवाल जी के बातों पर रिएक्ट करना भी छोड़ देना चाहिए, और मैं तो मीडिया के लोगों से भी राय दूंगा, वो कुछ भी बोल सकते हैं। जिस कांग्रेस से लड़ाई भारतीय जनता पार्टी आज़ादी के टाइम से लड़ते आ रही है, जिस कांग्रेस को लेके अभी कुछ दिन पहले आपने लोकसभा के अंदर देखा कि कितना बड़ा वाद विवाद हुआ, और उस पार्टी को हम फंडिंग क्यों करेंगे? ये तो केजरीवाल जी से आप ये भी उम्मीद कर लीजिए कि वो कल आके ये कह दें कि भाजपा मुझे फंडिंग कर रही है, वो भी कह सकते हैं और फिर माफ़ी भी मांग सकते हैं। तो केजरीवाल जी के बातों को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। ऐसी बातें वो करते रहेंगे। मैं वो केजरीवाल जी की एक बात के लिए मैं उनकी प्रशंसा करूँगा कि लोगों के आँख में धूल अच्छा झोंकते हैं। इतनी अच्छी बातें बोल देते हैं कि अगले दिन से मीडिया वाले कैमरा लेके तैयार हो जाते हैं। मैं पार्टी का मुख्य प्रवक्ता हूँ, इसलिए मैंने ये अनुभव किया है कि 11 बजे केजरीवाल जी प्रेस करते हैं और कोई ऐसी बातें बोल देते हैं कि पूरा दिन मीडिया वाले उसी पे हमसे क्वेश्चन पूछते रहते हैं। मुझे लगता है कि केजरीवाल जी को इग्नोर करना चाहिए। अगर संदीप दीक्षित को बीजेपी फंडिंग करे और कांग्रेस बीजेपी के इशारे पे काम करे, तो मुझे लगता है कि फिर ये जो जितना कुछ चल रहा है देश में, ये कुछ चलता ही नहीं। क्योंकि सर, अब कैश फॉर वोट पर भी अब खूब चर्चा हो रही है। प्रवेश वर्मा को लेकर अरविंद केजरीवाल की तरफ से कहा गया, आतिशी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई कि देखिए किस तरीके से पैसे बांटे जा रहे हैं, लेकिन प्रवेश वर्मा ने साफ तौर पे कहा कि देखिए, लाडली योजना के तहत हम पैसे दे रहे हैं और इस तरीके की मदद करते रहेंगे, आचार संहिता लागू नहीं है। लेकिन क्या वाकई जो 2100 रुपये का वादा वो कर रहे हैं, फिर बुजुर्गों के मुफ्त में इलाज की बात कर रहे हैं, ये कार्ड ऐसे है जो कि चुनाव के वक्त में ही खेले जाते हैं? देखिए, मैं तो सबसे पहले प्रवेश वर्मा जी के इशू पे कहूँगा कि आप इस भावना को समझिए। प्रवेश जी ने नई दिल्ली सीट पे दौरा किया और वहाँ महिलाओं की हालत को देखकर उनका जो संस्था है, जो पिछले 25 बरस से काम कर रही है, जो कई गांवों को गोद लेके डेवलप की है, मैं उस डिटेल में नहीं जाना चाहता, उन्होंने कहा कि हम महिलाओं को मदद करते हैं।
भाई इतनी बुरी स्थिति है, इनको मदद करनी चाहिए। और एक सामाजिक व्यक्ति, एक राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाला व्यक्ति, अगर उसको ये एहसास होता है कि मुझे अपने क्षेत्र के कुछ लोगों को मदद करनी चाहिए, तो इसमें गुनाह क्या है? अकाउंट से निकला हुआ पैसा है, स्वयं आके मीडिया पे कह रहे हैं कि हाँ मैं मदद कर रहा हूँ, करता रहूँगा। लेकिन इसको पॉलिटिसाइज कैसे करें, इस मदद को वोट की राजनीति कैसे करें, ये आतिशी जी से और केजरीवाल जी से हम सीख सकते हैं। नंबर 2, मैं भी अपने क्षेत्र में मदद करता हूँ। मैं आपको कई लोगों से मिलवा दूंगा, अनेकों प्रकार से मदद करता हूँ। उस मदद को मैं मीडिया के सामने नहीं कहना चाहता, लेकिन मेरे अंदर भी एक मानवता वाला बोध रहता है। सर सवाल तब उठता है ना जब चुनावों के वक्त ये ज़्यादातर दिखाई देता है। अभी न चुनाव का डेट डिक्लेयर है, न प्रवेश वर्मा जी वहाँ से प्रत्याशी है। जब लिस्ट आएगी और जब चुनाव के डेट आ जाएंगे और आचार संहिता लग जाएगा तो विषय अलग है। आप प्रिज्यूम करके कि ये चुनाव के लिए हो रहा है, ये वोट खरीदने की बात हो रही, तो मैंने कहा ना कि इनके बातों में जाना ही नहीं चाहिए। ये सब ऐसे ही करते रहेंगे। अभी चुनाव जैसे जैसे पास आएगा वैसे वैसे ये करेंगे। और देखिए, मैं 2100 रुपये वाली बात पे आपको बताना चाहता हूँ। हमें बहुत दुख है, मैं विधायक हूँ, मैं मार्च का जो बजट सत्र पेश हुआ था मैं उसका साक्षी हूँ। मार्च के बजटीय भाषण में आप देखिए, वित्त मंत्री जो तत्कालीन मुख्यमंत्री, उस समय उस समय के वित्त मंत्री ने हाउस के अंदर खड़े होकर कहा कि हम महिला सम्मान योजना शुरू कर रहे हैं और 1000 रुपया महीना अप्रैल महीने से सबके खाते में जाएगा। ये ऑन रिकॉर्ड है। और केजरीवाल जी ने ताली बजाया था और बाहर निकल के प्रेस को संबोधित किया था कि हमने वो काम कर दिया जो आज तक देश में कोई राजनीतिक दल ने किया ही नहीं। हम भी बड़े खुश हुए, चलो दिल्ली के महिलाओं को 1000 रुपया मिलेगा। अप्रैल निकल गया, मई निकल गया, इन्होंने क्या किया, लोकसभा चुनाव आ गया। लोकसभा चुनाव में इन्होंने फॉर्म भरवाना शुरू कर दिया। हमने कहा कोई बात नहीं, लोकसभा चुनाव है इसलिए नहीं लागू कर रहे, लेकिन आज दिसंबर महीने तक वो नहीं लागू हुआ। फिर उससे भी बड़ा झूठ, केजरीवाल जी स्वयं और तत्कालीन मुख्यमंत्री आतिशी मार्लेना, दोनों लोग मीडिया के सामने आते हैं और कहते हैं हमने 1000 रुपया लागू कर दिया और अगर चुनाव जीत के आएंगे तो 2100 देंगे। अरे भाई, 1000 रुपया कहाँ लागू हुआ है, किसको मिला है? किसी को मिला नहीं। फिर हमने जब तहकीकात करी तो पता चला यही बात उन्होंने पंजाब में बोला, 2.5 वर्ष पहले बोला। आज 2.5 साल हो गए, किसी को 1 रुपया नहीं मिला। तो ऐसे झूठे लोग जो दिल्ली की भोली भाली जनता को बरगलाना चाहते हैं, तो हम कैसे इसको होने देंगे? और बड़ा हास्यास्पद है, बहुत हंसी आती है कि जो केजरीवाल और मुख्यमंत्री प्रेस करके कहते हैं कि हमने 1000 लागू कर दिया और इसको 2100 देंगे, वही सरकार फिर ऐड निकालती है कि ये सब धोखा है, फरेब है, इसमें नहीं फंसना है। और अगर कोई मिस हैपनिंग होता है, किसी का अकाउंट अगर OTP के कारण खाली होता है, तो उसके लिए दिल्ली सरकार जिम्मेदार नहीं है। तो एक तो आतिशी और अरविंद केजरीवाल में भी युद्ध चल रहा है। एक तरफ वो प्रेस में साथ बैठती हैं, दूसरे तरफ उन्हीं का विभाग, पब्लिकेशन डिपार्टमेंट उनका है और उन्हीं का विभाग गैजेट करता है कि नहीं ये सब गलत है, अभी सरकार के किसी भी योजना में ये चीज़ें नहीं शामिल है। तो देखिए, सत्य सामने आ गया है और कल जो मीडिया में चला है वो उनकी बौखलाहट है। अच्छा सर, क्योंकि अब इनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि पहले मनीष सिसोदिया जेल गए, अरविंद केजरीवाल जेल गए, सत्येंद्र जैन, ये सब तमाम बड़े बड़े नेता जेल का दौरा कर चुके हैं। अब आतिशी को लेकर भविष्यवाणी कर दी है कि देखिए आतिशी को भी किसी न किसी भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और कहा अब बीजेपी की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि देखिए भविष्यवाणी जो करते हैं अरविंद केजरीवाल वो सच भी होते हैं, तो कहीं ना कोई मामला होगा जिसकी वजह से वो बोल रहे हैं। मैं 2-3 बातों को कनेक्ट करूँगा तो आपको समझ में आ जाएगा। आतिशी जी और अरविंद केजरीवाल जी के बीच में रिफ्ट है, ये स्पष्टता से दिख रहा है। ये पब्लिकेशन जो आया है दिल्ली सरकार का, उससे साफ दिख रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि केजरीवाल जी के पास कुछ आतिशी जी के खिलाफ है, जो वो किसी थर्ड सोर्स से
पुलिस को या सीबीआई को या ईडी को देने वाले हैं। हाँ, वही फंसाएंगे, इसीलिए वो एडवांस में भविष्यवाणी कर रहे हैं, फंसाएंगे भी और उसका क्रेडिट भी लेना चाहेंगे। देखो, मैं केजरीवाल जी को समझो आप, केजरीवाल जी को जेल में उठा के कोई बंद कर सकता है, ये मैं मानता हूँ कि मैं भी झूठा केस बना के केजरीवाल जी को जेल में बंद करवा सकता हूँ या वो भी मुझे करवा सकते हैं। लेकिन अगर लोअर कोर्ट बेल नहीं देता, हाई कोर्ट बेल नहीं देता, सुप्रीम कोर्ट बेल नहीं देता और सुप्रीम कोर्ट बेल देता है तो कंडीशन लगाता है, तो कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला है। आप जितना मर्जी सर पीट लीजिए कि बीजेपी वालों ने बंद कराया, बीजेपी वालों ने अंदर कराया, आप कहते रहिए, जनता समझती है इस बात को, क्योंकि कहीं ना कहीं सत्ता है, तब आपको इतने कंडीशन लगा के बेल मिले हैं। यानी या तो आप ये कह दीजिए कि लोअर कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट सब बीजेपी वाले हैं, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप एक तरफ कहते हो कि न्यायालय पे मुझे विश्वास है, एक तरफ कहते हो कि जजेज इंसाफ करते हैं, तो दूसरे तरफ उनके ऑर्डर को भी मानना पड़ेगा। अच्छा, लग रहा है इस बार पार्टी टिकट आप ही को देंगे इस बार? देखिए, टिकट के मामले में मैं आपको स्पष्टता से कहूँ, हमारे यहाँ टिकट मांगने का परंपरा ही नहीं है। आप जानकारी ले सकते हैं, यहाँ छोटे छोटे कार्यकर्ता से भी आप बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि अभय जी ने आपसे कहा है कि टिकट मिलेगी या मेरी मदद करो टिकट के लिए, तो कहेंगे नहीं, उन्होंने कहा ही नहीं है। हम लोग संगठन के लोग हैं, पार्टी का निर्णय अंतिम होता है, जो निर्णय पार्टी करेगी सबसे आगे रह के कमल का फूल खिलाएंगे। कोई भी हो, लेकिन ये सुनिश्चित किया जाएगा कि जीत बीजेपी की ही हो। यहाँ से बीजेपी ही जीतेगी, इस बात की मैं गारंटी दे सकता हूँ, क्योंकि यहाँ काम हुए हैं। यहाँ हमने 80% घरों में आईजीएल गैस पाइपलाइन से रसोई गैस पहुँचाया हूँ। आप अभी जाइएगा तो देखते जाइएगा, पीली पीली पाइपें जितनी दिखेगी सब आईजीएल गैस पाइपलाइन की पाइपें हैं। हमने लक्ष्मी नगर जैसे कंजेस्टेड एरिया में यमुना खादर से बांग्लादेशी रोहिंग्या को हटाकर असीता ईस्ट जैसे 197 हेक्टेयर का पार्क बनाया है। कभी मौका मिले तो वहाँ जाइए, आपको लगेगा कि हम दिल्ली में नहीं हैं, हम हिल स्टेशन पे आ गए, ऐसा पार्क डेवलप किया है। हमने 800 गलियों में से 500 गलियों का पुनर्निर्माण कराया है। हमने कम से कम 110 करोड़ रुपए के लागत से सीवर और पानी की लाइनें लगभग 60% बदलवाए हैं। तो हमने काम इतने किए हैं कि लोग खुद ही आगे बढ़ के वोट देंगे। और इस बात की सत्यता कैसे दिखती है कि निगम में भी आम आदमी पार्टी की आंधी थी, तो भी हमने 4 में से 3 सीटें यहाँ से जीती और लोकसभा चुनाव में भी हमने 30,000 की बड़ी मार्जिन से जीत हासिल की है। तो ये सीट भाजपा का है, भाजपा ही जीतेगी, कमल का फूल ही खिलेगा, क्योंकि माँ लक्ष्मी कमल पे विराजमान होती है, तो लक्ष्मी नगर को कमल पे ही रहना है। अच्छा, इस बार बीजेपी के खाते में कितनी सीट्स आ रही है? क्योंकि यहाँ का तो हमने मुकाबला देखा, 808 वोट से आप जीते थे, बहुत कम वोटों से। तो ओवरऑल बात की जाए तो कितनी सीटें बीजेपी के खाते में? देखिए, 880 वोट की मार्जिन बहुत थिन मार्जिन है, लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि पहली बार बीजेपी यहाँ जीती, और तब जीती जब बीजेपी के खिलाफ वेव था, अरविंद केजरीवाल के पक्ष में वेव था। पहली बार बीजेपी का जीतना ही दर्शाता है कि ये एक बड़ी जीत थी। नंबर 2, जहाँ तक पूरे दिल्ली का विषय है, तो आप सर्वे कर लीजिए, लोगों ने मन बना रखा है। अरविंद केजरीवाल जी के लेकर लोगों में बहुत रोष है, एक झूठ बोलने वाले प्रवृत्ति के कारण, आँख में धूल झोंकने वाले प्रवृत्ति के कारण, और बात बात में लोगों को गुमराह करना, उनको झांसा देना, उनको सब्जबाग दिखाना, ये लोग समझ गए हैं। 1,000 मिला नहीं, 2100 देंगे। चिरंजीवी योजना, बुजुर्गों का फ्री में इलाज करेंगे। आपने हॉस्पिटल बनवाए नहीं, आपने बेड्स बढ़ाए नहीं, आपने मेडिकल स्टाफ बढ़ाए नहीं, आपके मोहल्ला क्लिनिक में दवा नहीं मिलता, आपके मोहल्ला क्लिनिक के माध्यम से जांच नहीं होता। आप बेसिक रिक्वायरमेंट तो आप पूरा कर नहीं पा रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि हम पूरा इलाज कराएंगे। अगर आपका मनसा ठीक होता तो मोदी जी की जो योजना है आयुष्मान भारत, आप लागू कर देते ना, उसमें तो केंद्र पैसा देगी ना। आप कम से कम बुजुर्गों का ध्यान करके वो योजना लागू कर देते तो शायद दिल्ली के लोगों को लाभ मिलता। लेकिन आप केवल सब्जबाग दिखा रहे हैं
और लोग समझ चुकी है 12 साल बहुत होता है, इनकी विदाई तय है। चलिए, देखने वाली बात होगी कि जनता किसके साथ खड़ी होती है, लेकिन मौजूदा विधायक अभय वर्मा को आप सुन रहे थे, जिनका साफ तौर पे कहना है कि इतने काम हमने किए हैं कि लोग बढ़ चढ़कर बीजेपी के पक्ष में खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। खैर, ये आने वाला वक्त बताएगा कि दिल्ली के वोट किस तरफ आते हुए नजर आते हैं, लेकिन फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। कैमरा पर्सन अखिल के साथ मैं ऋतिका सिंह।